बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है उनका, लेकिन मामूली सुजुकी गाड़ी है और काले शीशे भी नहीं है, सड़क भी नहीं बंद की हुई, और वो आ गए हैं किसके घर? राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हैं। ये भारतीय आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ जनरल अनिल चौहान, ये साहब आए मिलने के लिए। अब आप इनका सूरत का अंदाजा कर लें कि इंडिया के अंदर एक मिलिट्री को कमांड करने वाला आदमी जो है उसका प्रोटोकॉल क्या है, पाकिस्तान में क्या है। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखें, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके, और खुद वो बता चुका है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। वो खुद उसने कहा कि मैं, ख्वाजा आसिफ ने अपने मुंह से कहा कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन करके अपनी सीट ली। 2024 का इलेक्शन सारी दुनिया जानती है कि रेहाना डार साहिबा जीत गई थी और ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली की है, क्योंकि एक डिज़ाइन था जनरल आसिम मुनीर साहब का कि इमरान खान को और उनकी पार्टी को इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो अब ये भारत के अंदर आप ये देखें कि ये हैसियत है उनकी आर्मी की कि उनकी आर्मी का सरबराह आता है वज़ीर दिफा को ब्रीफिंग देने के लिए उसके घर पे, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पे पाकिस्तान का वज़ीर दिफा उस प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाता है ट्रैफिक में जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है, और यह वाकया बाकायदा रिपोर्ट हो चुका है कि ख्वाजा आसिफ ट्रैफिक के अंदर फंस गए। फंसने की वजह यह थी कि उनका जो सबॉर्डिनेट है या उनका जो जूनियर है जो उनके अंडर में काम करता है वो सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। तो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मिलिट्री स्टेट बन चुका है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखें, ये अब आप डिनाई करने की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो टाउट्स हैं या वो लोग हैं जो मिलिट्री के बयानिए को आकर टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं, जो दिन रात उनकी बातें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बताते हैं, वो अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं। आप फैसल बाडा का स्टेटमेंट ले लें, शाहिद अफरीदी के स्टेटमेंट तो आते रहते हैं और बहुत सारे लोगों के हैं, लेकिन फैसल बाडा का आप स्टेटमेंट लें, वो कहते हैं जनरल आसिम मुनीर काबिल आर्मी चीफ है जो इकोनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, जो वेस्ट में भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा है, सरमायाकारी, दहशतगर्दी, बॉर्डर्स पर भी काम कर रहा है। फैसल बाडा, देखिए, ये कोई पहला आर्मी चीफ नहीं है जो ये सारे काम कर रहा है। पाकिस्तान में मार्शल लॉ की एक लंबी तारीख है। अयूब खान ने सारे काम किए, याह्या खान ने सारे काम किए, परवेज मुशर्रफ ने सारे काम किए, ज़िया-उल हक ने सारे काम किए, फिर जो बाकी जनरल्स आते रहे उनके अंदर ये ख्वाहिश रही कि वो भी सारे काम करें। और आज भी यानी अपने मुंह से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खास आदमी या उस कबीले से ताल्लुक रखने वाले खास शख्सियत फैसल बाडा इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि ये आर्मी चीफ अपना काम करने के अलावा जो काम इनको आइन में और कानून में इजाज़त नहीं है, जिन चीज़ों के अंदर ये दखलंदाजी नहीं कर सकते, वो आइनी और कानून की खिलाफ वर्जी है, ये उन चीज़ों में दखलंदाजी कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र से अपने बंदों के ज़रिए से, अपने जो माउथ पीस हैं उनके ज़रिए से ये बातें कहलवा भी रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये पहले आर्मी चीफ हैं जो सारे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, लेकिन मेरी उम्मीद है और इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे जो ये सारे काम कर रहा होगा। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक बड़ी मईशत बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक खुद मुख्तार मुल्क बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां जमहूरियत हो, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां पे सिविलियंस की हुक्मरानी हो, ना कि वहां पे फौज हुक्मरानी करे। मैं आपको चंद चीजें बता दूं। देखिए, जब अवाम फौज के साथ खड़ी हो ना, फिर तो परवाह नहीं होती। चाहे आप गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, फिर आप लड़ाई जीतते हैं, फिर आप कमाल किस्म की लड़ाई लड़ते हैं। जब अवाम फौज के साथ खड़ी होती है, फौज का मोराल ही कुछ और होता है। लेकिन जब अवामी कुव्वत पीछे से निकल जाए, अवामी सपोर्ट निकल जाए, तो फिर फौज के अंदर लड़ने की वो सकत रहती नहीं है, या वो सपोर्ट जब ना होना तो मजा नहीं आता लड़ने का। ड्यूटी तो करते हैं, लेकिन वो जो जान लड़ाने वाला मामला है ना, वो कौम साथ खड़ी हो ना, फिर बात बनती है। और ये सब जानते हैं, वरना ये मिली नगमे क्यों जारी किए जाते हैं? इसीलिए खून गरमाने के लिए, ताकि अवाम और फौज करीब आए। ये ड्रामास क्यों बनाए जाते हैं, ये फिल्में क्यों बनवाई जाती हैं? ये सारे काम डेलिबरेटली किए जाते हैं ताकि अवाम और फौज का रिश्ता गहरा हो जाए, क्योंकि इस रिश्ते की कीमत वो हर शख्स जानता है जिसने लड़ना है अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए। लेकिन जब कौम दूर हो जाए तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, फिर नहीं उस तरह लड़ा जाता या वो मामला नहीं होता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर तो आपके साथ कौम खड़ी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं खड़ी तो फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ाई पैसे से होती है। पैसे से आप हथियार खरीदते हैं, जदीद से जदीद हथियार खरीदते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप लॉबिंग करते हैं, दुनिया को आप कंट्रोल करते हैं, सब कुछ आप कर लेते हैं। पैसा आपके पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास इसमें कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? कुछ आदादो शुमार मैंने निकाले, आपके साथ मैं शेयर करता हूं। 1960 से मैंने ये डाटा देखना शुरू किया। जीडीपी कहते हैं किसी भी मुल्क की तमाम चीजों को, यानी एक मुल्क टोटल एक साल में जितनी कमाई करता है, आसान अल्फाज में उसको जीडीपी कहते हैं।
यानी जितनी सर्विसेज वो पैदा करता है या जितनी प्रोडक्ट्स वो पैदा करता है, जितना पैसा कमाने के लिए जो कुछ वो बनाता है या सर्विसेज देता है, उसको जीडीपी कहते हैं। इंडिया की 1960 में जो जीडीपी थी वो $37 अरब थी। पाकिस्तान की जो